नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे और बता दें कि ये वीडियो यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी और तमाम अन्य एग्जाम उसके लिए कारगर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ जाइए जहाँ और भी जो सूचनाएं दी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में एक लिपि में और बी भाषा में लिखे गए थे। तो ये दिया है खरोष्टी और मागधी, बी दिया है ब्राह्मी और प्राकृत, सी दिया है खरोष्टी और प्राकृत और डी दिया है ब्राह्मी और पाली। तो बता दें तो जो भारत में सबसे प्राचीन और जो पठनी जो पढ़ा हुआ शिलालेख था वो कौन था, तो अशोक के। तो देखें तो कौन कौन था, तो ब्राह्मी था और किस भाषा में था, लिपि ब्राह्मी लिपि में था और प्राकृत भाषा में था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। और देखें तो भारत में सबसे प्राचीन और पठनी शिलालेख किसके थे, तो मौर्य सम्राट अशोक के थे। और आप लोग देखेंगे आमतौर पर तो जो 3री शताब्दी थी ब्राह्मी लिपि में जो प्राकृत भाषा में लिखी गई। और देखें तो शिलालेख जो है कि जो मौर्य इतिहास और अशोक के उपलब्धियों का देखा जाए तो ये जानने के प्रमुख स्रोत थे उस समय। और वहीं से जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 2 अशोक स्तंभ मिले थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक वहीं क्या किया, एक कहाँ पर, तो एक उत्तर प्रदेश के मेरठ में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और एक हरियाणा के टोपरा में। ठीक है, हरियाणा के टोपरा में ये मिला था। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। दूसरा प्रश्न है कि सूची 1 में क्या दिया है और सूची 2 में उसकी अवस्थिति को दिया हुआ है। तो सूची 1 में है कि 9 पाषाणकालीन बस्तियां दी हैं और सूची 2 में अवस्थिति दिया है। वो सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक सूची 1 है, एक सूची 2 है, देख लेते हैं। तो चिराद ये कहाँ पर, तो चिराद आपका ये कहाँ पर है, तो चिराद आपका ये बिहार में है। कहाँ पर, चिराद आपका बिहार में है। उसके बाद से बुरजोम, तो बुरजोम आपका कहाँ पर, तो बुरजोम आपका कश्मीर में है। ठीक है, कोल्डियामा एक कोल्डियामा कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। उतनूर आपका कहाँ पर, तो उतनूर आपका आंध्र प्रदेश में। और पिकलीकल ये कहाँ पर, तो पिकलीहल एक आपका कर्नाटक में। कहाँ पर, तो कर्नाटक में। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। चिराद आपका बिहार में, एक आपका 3 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप था क्या था, तो ये दिया है 12.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई। और देख लेते हैं 11.88 मीटर की लंबाई और 7.01 मीटर की चौड़ाई और 2.242 मीटर की गहराई। तीसरा ऑप्शन सी दिया है 11.88 मीटर लंबाई, 8.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई। और डी दिया है कि 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहराई। देखिए क्या हो जाएगा। तो देखें तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार मिला है तो उसकी परिमाप क्या है, तो 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई। तो क्या हो जाएगा इसके, तो तीसरे का डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है, तो ये दिया है कांस्य युगीन से, बी दिया है ताम्र पाषाण युगीन से, सी दिया लौह युगीन से और डी दिया नौ पाषाण युगीन से। तो हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है, तो किससे मानी जाती है, तो ये आपका कांस्य युगीन से मानी जाती है। ठीक है, और देखें तो ऐतिहासिक विकास में जो क्रम में सभ्यता संस्कृति का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले आप देखेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, उसके बाद से मध्य पाषाण काल, उसके बाद से नौ पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद से ताम्र पाषाण काल, उसके बाद से देखेंगे तो कांस्य युगीन, उसके बाद से लौह युगीन। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, तो लौह युगीन। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं आप लोगों को, आप लोग याद रखिएगा इसको। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद से मध्य पाषाण काल, उसके बाद से नौ पाषाण काल, उसके बाद से ताम्र पाषाण काल, उसके बाद से कांस्य युगीन, फिर लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में लौह युगीन आ जाएगा। ठीक है, तो चौथे का क्या हो जाएगा, तो चौथे का आपका ये हो जाएगा आंसर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है, तो ये दिया प्रथम में, बी दिया तृतीय में, सी दिया सप्तम में, डी दिया दशम में। तो देखिए शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया, तो ये किस में आया, तो ये दशम में आया, किस में आया, तो ये दशम में आया। ठीक है, 21 में आया तो दशम में आया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये दिया अथर्ववेद में, बी दिया ब्राह्मण ग्रंथ में और सी दिया उपनिषदों में और डी दिया वेदांगों में। तो बता दें तो जनपद शब्द का पहली बार उपयोग किसमें मिला है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथों में। किसमें मिला है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में। तो क्या हो जाएगा, 6वें का बी हो जाएगा। ठीक है, 6वें का बी हो जाएगा। और देखें तो जो चारों जो वेद थे, वेदों में जन्म शब्द अर्थात क्या होता है, जन्म अर्थ मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ अर्थात मतलब कबीलाई लोगों का उल्लेख बहुत बार हुआ है, पर वहाँ पर जो एक देखा है तो जनपद या लोगों के आवाज़ से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह सब सबसे पहले देखेंगे तो यह उत्तरवादी ग्रंथ किसमें मिलता है, तो उत्तरवादी ग्रंथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है जो ईसा पूर्व कब के हैं, तो 1800 800 ईसा पूर्व के पहले के ये नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6वें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अब सातवां प्रश्न कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या दिया, जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया, तो बिल्कुल ये सही है। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया, तो ये भी देखें तो ये भी सही दिया हुआ है, ये भी सही दिया हुआ है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया, तो देखें तो ये भी सही दिया है। और जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखें तो जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान तो दिया था, यह कथन भी सही है। लेकिन देखेंगे तो आगे चलकर जो है कि कन्नड़ भाषा के बहुत सारे जो जैन ग्रंथ हैं की रचना की गई, जिससे इस भाषा का क्या हुआ, तो पर्याप्त विकास हुआ। इसमें क्या दिया, तो पर्याप्त योगदान था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो सातवें का सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जो क्या है सातवां प्रश्न है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग
अपनाया गया था, तो देखें तो गलत दिया है, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को नहीं बल्कि किसको तो प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया था, तो देखें तो ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी भाषा में की गई, यह कथन पूर्णतः सही नहीं है। लेकिन अर्धमागधी क्या है, तो अर्धमागधी प्राकृत की एक उपभाषा है, क्या उपभाषा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा ऑप्शन है कि 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया, तो 6ठी शताब्दी में तो सही दिया है और ये भी सही दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सातवें का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सातवें का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 8वां प्रश्न की यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन से था, तो ये दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी दिया भगवत गीता, सी दिया आर्यभट्टियम और डी दिया है सुश्रुत संहिता। तो देखें तो यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाला प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम था। और किसका था, तो ये किसका था, तो ये किसका था अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये कालिदास की रचना थी। किसकी, तो कालिदास की रचना थी। ठीक है, और एक कब तो गुप्त काल की, एक गुप्त काल की ठीक है रचना थी। किसकी, तो गुप्त काल की रचना थी। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 9वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या दिया है, पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें क्या देखना है, कौन सा कथन इसमें सही है, ये देखना है। तो देखिए देख लेते हैं, तो ये गलत दिया है। पाल शासक धर्मपाल ने नहीं बल्कि किसने किया, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने, तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद से दूसरा कथन है कि पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए ऊपर नीचे दे दिया है, तो ये भी गलत दिया है, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये धर्मपाल ने किया था, जिसका टाइम पीरियड क्या तो 700 से 810 ईस्वी था। कितना, तो 700 से 810 ईस्वी था। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया, तो भागलपुर में। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, तो बिल्कुल ये सही दिया है। ठीक है, सही दिया है। पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, तो ये भी सही दिया। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 9वें का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 9वें का आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या है, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल या गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की, तो दिया है राजराज प्रथम ने, बी दिया राजेंद्र प्रथम ने, सी दिया है विजयालय ने और डी दिया है राजेंद्र द्वितीय ने। तो किसने गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण किया, तो राजेंद्र प्रथम ने। किसने, तो राजेंद्र प्रथम ने, जिसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1014 से कितना था, तो 1014 से 1044 था। ठीक है, भी याद रखिएगा आप लोग, 1014 से 1044 था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का बी हो जाएगा। 11वां प्रश्न की दिल्ली सल्तनत के शासक का मूल नाम उलूग खां था। तो ए दिया है बलबन का, बी दिया है इल्तुतमिश का, सी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक का और डी दिया है नासिरुद्दीन महमूद का। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक का नाम उलूग खां था, तो ये किसका था, तो बलबन का था। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड का तो 1266 से 87 था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से कथन बनेंगे और फैक्ट बनेंगे, इस मिलाने के लिए भी दे सकता है, तो फैक्ट ये आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, और देखें तो एक कौन था, तो ये बलबन जो है कि तुर्की मूल का सरदार था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। 12वें प्रश्न की सूची 1 को जो सल्तनत का विभाग है, सूची 2 को कार्य को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। दीवाने बंदगान, तो क्या था, तो ये दीवाने बंदगान आपका दास विभाग से संबंधित था। ठीक है, दास विभाग से संबंधित था और किसने, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और दीवाने इंसा क्या, तो दीवाने इंसा बता देते हैं आप लोग को, ये रांची पत्राचार से संबंधित था दीवाने इंसा। और दीवाने अर्थ तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था। और दीवाने रिसालत किसे, तो दीवाने रिसालत आपका धार्मिक विभाग था। ठीक है, धार्मिक प्रबंधन है, धार्मिक विभाग था। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दीवाने बंदगान यानी कि ए का 2 हो गया। उसके बाद से दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा राजकीय पत्रचार, तो बी का 4 हो गया। और उसके बाद से दीवाने और यानी कि सैन्य विभाग, तो क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और डी का क्या दिया, तो डी का दीवाने रिसालत यानी कि धार्मिक विभाग। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का आंसर ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 13वां प्रश्न दिया कि मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मीर बख्शी मुगलकालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। तो बिल्कुल ये सही दिया है। ठीक है, सही दिया है। मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वकिया नवीस कहा जाता था। तो वकिया नवीस मुगल दरबार से संबंधित है नहीं, ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है वकिया नवीस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुगल काल में सूचना अधिकारी को वरीद कहा जाता था। देखें तो ये भी गलत दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो देखें तो केवल 13 क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। और देखें तो मीर बख्शी क्या होता, तो मीर बख्शी आपका साम्राज्य के गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। और गुप्तचर अधिकारी क्या करते, गुप्तचर अधिकारी को जो वरीद और सूचना अधिकारी क्या होता, तो वकिया नवीस साम्राज्य के सभी भागों में नियुक्त किए गए थे और उनकी रिपोर्ट दरबार में बादशाह के सामने मीर बख्शी के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो कौन सी सत्य है, तो केवल ये इसमें सत्य है। ठीक है, तो 13 क्या हो जाएगा, 13 का आपका ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सूची 14 नंबर प्रश्न की सूची को 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो किसने छीना था, तो ये किसने छीना, तो हरदियर द्वितीय ने। किसने छीना, तो हरदियर द्वितीय ने। तो एक क्या हो जाएगा, एक आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर आपका 3 हो जाएगा। और दूसरा कथन है किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था। तो ये किसके दरबार में थे, तो ये कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तो बी क्या हो जाएगा, बी का आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। तो किसके दरबार में आया था, तो ये जो है कि ये विजयनगर दरबार में आया था। किसके, तो विजयनगर दरबार में कौन था, तो ये किसके कौन था, तो ये कृष्णदेवराय थे। ठीक है, कौन थे, तो ये कृष्णदेवराय थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो
सी का क्या हो जाएगा, तो सी का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। सी का देवराज द्वितीय के शासनकाल में, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। और चौथा है कि विजयनगर की शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो किसके दरबार में भेजा, तो ये बुक्का प्रथम के, तो क्या हो जाएगा आपका डी का 2 हो जाएगा, ठीक है, डी का 2 हो जाएगा। और क्या दिया है, गुगरी महल या गुजरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये मान सिंह के द्वारा, ठीक है। गुजरी महल की स्थापना किसके द्वारा, तो मान सिंह के द्वारा की गई थी। और जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला कौन शासक था, तो कौन था, तो ये इसमें कौन था, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएगा, अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में करवाया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ का इसका 5 हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 क्या हो जाएगा, तो 14 का बी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 15 प्रश्न की सूची को सूची 2 से सम्मिलित करें, तदुपयुक्त कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया, कब दिया था, तो ये कब किया, तो 1510 ईस्वी में, ठीक है, 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्किला कोचीन स्थापित किया, तो कहाँ पर, 1503 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया, तो कब बनाया गया, तो 1505 में। और पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया, तो कब बनाया था, तो ये 1530 ईस्वी में। कब बनाया, तो 1530 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का 2 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा, तो बी का आपका 1 हो जाएगा। ए का 2 बी का 1 देख लेते हैं किसमें दिया है, ए का 2 बी का 1, तो इसमें ए का 1 बी का 2, तो एक ही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 16 नंबर की सूची 1 जो उत्तर मुगलकालीन राज्य था, सूची 2 संस्थापक को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो बंगाल का में कौन था, तो बंगाल में जो है कि क्या दिया है, बंगाल में कौन था, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो बंगाल के संस्थापक कौन थे, सादत खां थे, कौन थे, तो कौन थे, तो मुर्शिद कुली खां थे, ठीक है, मुर्शिद कुली खां थे। अवध में कौन थे, तो अवध में सादत खां या बुरहानुल मुल्क थे। हैदराबाद में कौन थे, तो हैदराबाद में आपका निजामुल मुल्क थे, ठीक, कौन थे, तो निजामुल मुल्क थे। और मैसूर में कौन थे, तो मैसूर में हैदर अली थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बी का 3 और ए का 3 और बी का 2 देख लेते हैं किसमें, तो ए का 3 और बी का 2 तो एक ही ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 16 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 16 का आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अब देखिए क्या दिया है कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासनक्रम कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर को चुनिए। तो देख लेते हैं क्या है, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां और शाह शुजा। तो देखिए सबसे पहले कौन है, तो मुर्शिद कुली खां, इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1700 से लेकर के 1727 तक। उसके बाद शाह शुजा, इनका टाइम पीरियड 1727 से 1739। सरफराज खां, इनका टाइम पीरियड 1739 से 40 था, 1739 से 40 था। और लास्ट में कौन है, तो अलीवर्दी खाएंगे, 1740 से 1756 तक रहते हैं, ठीक है। तो लास्ट में अलीवर्दी खाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे मुर्शिद कुली खां, ठीक है। उसके बाद से शाह शुजा, तो A14 और उसके बाद से सरफराज खां और लास्ट में अलीवर्दी खां। तो क्या हो जाएगा इसके, तो 17 का 17 का आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 18 प्रश्न के रिंग फेंस या घेरे की नीति का प्रणेता कौन था, तो ये दिया है वारेन हेस्टिंग्स से, बी दिया है लॉर्ड विलेजली, सी दिया लॉर्ड एक्लैंड और डी दिया है लॉर्ड डलहौजी। तो कौन थे रिंग फेंस घेरे की नीति के प्रणेता कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे, कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और कब इनका टाइम पीरियड 1774 से 1785 तक रहते हैं, ठीक है। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या 18 का हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की फराजी कौन थे, तो ए दिया है दादू के अनुयायी, बी दिया हाजी शरतुल्लाह के अनुयायी, सी दिया आर्य समाज के अनुयायी और डी दिया गुरु नानक के अनुयायी। तो देखिए फराजी कौन थे, हाजी शरतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है, हाजी शरतुल्लाह के अनुयायी थे। और ये जो फराजी विद्रोह है इन्हीं के समय में हुआ था और इन्होंने यही शुरू किया था। कब हुआ था, तो 1838 से 57 का लगभग, ठीक है। कहाँ पर, तो पूर्वी बंगाल के फरीदापुर में, ठीक है। और ये अंग्रेजों के विरुद्ध था। अब आगे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की 1857 क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी, तो ये दिया 2 अप्रैल 1857 को, बी दिया 8 अप्रैल 1857 को, सी दिया 8 मई 1857 को, डी दिया 28 मई 1857 को। और 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20वें का बी हो जाएगा, ठीक है, 20वें का बी हो जाएगा। और देखा है तो कब, तो 19 मार्च 1857 को, कब, तो 19 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपनी यूनिट के अंग्रेज कौन था, तो इनकी यूनिट में कौन था, तो अंग्रेज सर्जेंट मायर पर गोली चलाई, ठीक है। और देखा है तो 8 अप्रैल 1857 को, कब, 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। तो 20 क्या हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। अब 21वें प्रश्न क्या दिया है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तो उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, तो बिल्कुल सही दिया है। दूसरा है आर कारण से क्या है, तो कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर कि माने जाते देखें तो ये भी सही दिया है, ठीक है। क्योंकि देखेंगे 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत में के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान था उस समय। और इन आंदोलन में देखा है तो समाज के बुद्धिजीवी और मध्य वर्ग की सर्वाधिक प्रभावित इन्होंने किया था। और इन्हीं आंदोलनों के कारण देखा है तो निश्चित रूप से भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, क्योंकि इसके मूल देखा है तो इसके मूल या जड़ में बुद्धिवाद या मानवतावाद जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर ये माने जाते थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 20-21 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
अब 22 नंबर प्रश्न क्या दिया है, एक और राजनीतिक संस्थाएं दी है, स्थापना कवर दिया है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1843 में, ठीक है 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना 1836 में। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब, तो 1852 में। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, तो क्या हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कई ऑप्शन में दिया है, तो 22 क्या हो जाएगा, 22 का आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 23 प्रश्न की सूची 1 में विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन सूची 2 स्थान केंद्र को सम्मिलित करें कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा। और इंडिया हाउस की स्थापना ये कहाँ पर, तो इंडिया हाउस की स्थापना अपना लंदन ब्रिटेन में हुआ था, लंदन ब्रिटेन में हुआ था। और यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर, तो सिएटल अमेरिका में हुआ था। और स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना कहाँ पर, तो बेंगलुरु कनाडा में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। तो एक आपका क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और बी का 2 हो जाएगा, ए का 3 बी का 2। और आपका सी का क्या हो जाएगा, यूनाइटेड इंडिया कांग्रेस के हाउस की स्थापना कहाँ पर, तो बेंगलुरु कहाँ पर थे, सॉरी सिएटल यूएसए में अमेरिका में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो इसका आंसर 23 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 24 प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है किसकी, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से कथन इसमें सही है, तो देखें तो गलत दिया है। क्योंकि एनी बेसेंट ने कब, तो सितंबर 1916 में, कब, तो सितंबर 1916 में, ठीक है ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर, तो मद्रास में, ठीक है भी ध्यान रखिएगा आप लोग, मद्रास में, ये तो सही दिया था इसमें। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में किया था। तो ये देखें तो ये गलत दिया है, ठीक है गलत दिया हुआ है। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कब, तो अप्रैल 1916 में, कब, तो अप्रैल 1916 में, ठीक है अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो ये क्या जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और तिलक ने अपने पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी। तो देखिए तो ये सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 25वां प्रश्न, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था। तो ये दिया दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और बी दिया है कि नवंबर 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र में। सी दिया दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और डी दिया है दिसंबर 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। तो देखें तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पर पारित किया था। तो ये दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो क्या हो जाएगा, 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और जो तमाम तो आप लोग बताइएगा कि ये कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे, दिल्ली में कौन थे, और लाहौर में कौन थे, और कराची में कौन थे, ठीक है। आप लोग अध्यक्ष को कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अब 26वां प्रश्न 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया था। तो ए दिया है बॉम्बे में, दूसरा मद्रास में, तीसरा पंजाब में, चौथा दिया है मध्य प्रांत में, पांचवा दिया उड़ीसा में, और छठवां दिया असम में। तो बता दें कहाँ का हुआ था। तो ये बॉम्बे में हुआ था, उसके बाद से मद्रास में, ठीक है बॉम्बे में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, ठीक है उसके बाद से मध्य प्रांत में, ठीक है मध्य प्रांत में। उसके बाद से देखेंगे आप लोग कहाँ पर हुआ था। तो ये उड़ीसा में हुआ था और असम में हुआ था। कहाँ पर, तो उड़ीसा और असम में, नहीं सॉरी असम में नहीं हुआ था, ठीक है पंजाब में हुआ था। पंजाब में भी नहीं हुआ था, कहाँ का, तो बॉम्बे में, मद्रास में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो 1 2 4 5 एक ही ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का बी हो जाएगा, ठीक है 26 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 27वां प्रश्न, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी। ए दिया अगस्त 1942 वर्धा में, बी दिया अगस्त 1942 मुंबई में, सी दिया जुलाई 1942 वर्धा में, और डी दिया जुलाई 1942 मुंबई में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी। तो कहाँ पर दिया था, तो ये जुलाई 1942 के वर्धा में, ठीक है कब, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 28वां प्रश्न की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या दिया है, राजगोपालाचारी फार्मूला। तो कब आता है, तो राजगोपालाचारी फार्मूला आता है जुलाई 1944 में। कब होता है, जुलाई 1944 में आता है। उसके बाद से वेवेल योजना कब, तो मई 1945 में। कब, तो मई 1945 में। शिमला सम्मेलन कब होता है, तो शिमला सम्मेलन जून 1945 में, ठीक है शिमला सम्मेलन जून 1945 में। और सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये जो है कि फरवरी 1943 में। कब, तो फरवरी 1943 में हुआ था, ठीक है। और पाकिस्तान दिवस मनाया गया तो कब मनाया गया, 23 मार्च 1943 को, 23 मार्च 1943 को। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास या 21 दिनों का जो हुआ था, तो सबसे पहले कब हुआ था, तो ये आपका ये 1900 कब हुआ था, तो 1943 में, ठीक है। उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से देख लेते हैं उसके बाद से क्या आएगा। तो उसके पहले क्या आ जाएगा, उसके बाद से तो पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता। तो ये कब मनाया पाकिस्तान दिवस, तो आपका ये 23 मार्च 1943 को, ठीक है 23 मार्च 1943 को। तो 4-5 हो गया। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से देख लेते हैं। उसके बाद से राजगोपालाचारी फार्मूला आता है कब, तो 1944 में। कब, तो जुलाई 1944 में। उसके बाद से विवेल योजना मई 1945 में। और शिमला सम्मेलन सबसे लास्ट में होता है कब, तो जून 1945 में। तीसरा जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो 28 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 29वां प्रश्न की सूची 1 कैबिनेट भारत के मिशन के सदस्य था। सूची 2 उनका पद को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो देख लेते हैं क्या दिया है। तो लॉर्ड
पेथिंग लॉरेंस क्या थे? तत्कालीन भारतीय सचिव थे। कौन थे? तत्कालीन भारतीय सचिव थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो ई का 1 हो जाएगा। लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस भारत सचिव थे। और एबी अलेक्जेंडर ये कौन थे? तो ये तत्कालीन नौसेना मंत्री थे। स्टीवर्ट क्रिप्स कौन थे? तो स्टीवर्ट क्रिप्स आपका ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस कौन थे? तो ये आपके भारत सचिव थे। तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद से एबी अलेक्जेंडर कौन थे? तत्कालीन नौसेना मंत्री थे। तो बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा? तो सी का 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आपका आंसर सी हो जाएगा। 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 30वां प्रश्न के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो देख लेते हैं, यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाएगा। तो बिल्कुल सही दिया है। जिला दंडनायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। तो देखें तो ये भी सही दिया है। अमृत बाजार पत्रिका कार्रवाई से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में के समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी। तो ये भी दिया है। और आगे क्या दिया कि 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। तो देखें तो ये गलत दिया है। ठीक है, इसको क्या दिया है? तो यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि 1883 में नहीं बल्कि कब? तो ये 1881 में। किसके द्वारा? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ये निरस्त हुआ था 1883 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30वें का डी हो जाएगा। 31वां प्रश्न क्या दिया कि सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो ये दिया लिनियस ने, बी दिया व्हिटकर ने, सी दिया अरस्तु ने और डी दिया है टीओ डाइनर ने। तो किसने सरल आधारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो किसने किया? तो ये अरस्तु ने। क्या हो जाएगा? 31 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 31 का आपका सी हो जाएगा। और देखें तो व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव दिया था। ये 5 जगत कौन कौन थे? तो ये भी बता दिया आप लोगों को कि मोनेरा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण में प्रमुख मानदंड क्या था? तो मानदंड कोशिका संरचना, ठीक है, दैहिक संगठन, पोषण प्रजनन की विधियां, जातिवृत्ति, संबंध था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 31 का सी हो जाएगा। अब 32वां प्रश्न देख लेते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्या है? यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। बी दिया इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। सी दिया कि यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से होते हैं, बढ़ता है। और डी दिया इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? तो नोड और इंटरनोड होते हैं। और ये नोड इंटरनोड वैसे होता है, इससे के तने के क्या होते हैं? इसमें विशेष लक्षण होते हैं। और देखें तो अदरक में संरचनाएं दिखाया तो पाया जाता है। ठीक है, तो अदरक क्या है? तो अदरक तना है, न कि जड़ है। ठीक है, तो हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल ऐसे ही प्रश्न लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।